हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल चेक एसएसबी क्रैक जोन। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स। ठीक है, मेनली ये टॉपिक नया तहसीलदार या फिर बाकी जेकेएस पे एग्जाम्स के लिए भी रहने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं ह्यूमन राइट्स का मतलब। ह्यूमन राइट्स कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो हर इंसान को जन्म से मिलते हैं, बिना किसी भेदभाव के, जैसे कि जाति, धर्म, जेंडर, नेशनलिटी या लैंग्वेज एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, उनके फुल फॉर्म भी याद रखना। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जिसको बोला जाता है UNHRC, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। और ये कहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं NHRC की फुल फॉर्म, जो कि है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और इसके हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, इंडिया में। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी ये भी याद रखना है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1993 में, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। किसके अंडर? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर। कब हुई थी NHRC इस्टेब्लिश? 1993 के एक्ट में। ठीक है, इसके बाद हम देख देते हैं ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कोर्ट, हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, OHCHR। इसके हेड क्वार्टर्स भी कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और जो इसके करंट हाई कमिश्नर है वो, उसका नाम क्या है? वोल्कर तुर्क। ये कहाँ पे है? ये कहाँ से? ऑस्ट्रिया। उसके बाद थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री जो मगना कार्टा सबसे पहले 1215 ग्रेट, जिसको कहते हैं ग्रेट चार्टर, जिसमें सिविल लाइबिलिटीज़ का फाउंडेशन रखा गया था। ठीक है, किस में रखा गया था सिविल लाइबिलिटीज़ का फाउंडेशन? मगना कार्टा एक्ट में। उसके बाद पिटिशन ऑफ राइट्स, ये कब हुआ था? 1628, सेंट बाय इंग्लिश पार्लियामेंट टू चार्ल्स वन। पिटिशन ऑफ राइट्स चार्ल्स वन को भेजा गया था, जिसने सिविल लाइबिलिटीज़ को रिफॉर्म किया। इसके बाद बिल ऑफ राइट्स 1689 में इस्टेब्लिश किया गया है। पार्लियामेंट की इसने इस्टेब्लिश किया पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को। ठीक है, किसने? बिल ऑफ राइट्स को। और वर्जीनिया डिक्लेरेशन, ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नेचुरल राइट्स को डिक्लेयर किया किसने? वर्जीनिया डिक्लेरेशन कब हुआ है? 1776। ये डेट्स भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिक्लेयर नेचुरल राइट्स ऑफ मैन इंस्पायर्ड यूएस बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, इसे नेचुरल राइट्स को डिक्लेयर किया किसने? नेचुरल राइट्स किसने डिक्लेयर किया? वर्जीनिया डिक्लेरेशन। उसके बाद हम देख लेते हैं UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको कि अडॉप्ट किया गया है 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है ज़रूरी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है UDHR। ठीक है, 1948, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कब अडॉप्ट हुआ है? 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में। ठीक है, इसके बाद इसको कहते हैं रेजोल्यूशन 217A भी इसको कहा जाता है। टोटल आर्टिकल जो इसमें है वो 30 है। ठीक है ना। और उसके बाद किधर गई? हाँ, उसके बाद ह्यूमन राइट्स डे जो है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ये भी एक पॉइंट है, भी याद रखना। ह्यूमन राइट्स अगर पूछ लिया जाए कब मनाया जाता है तो 10 दिसंबर एवरी ईयर। चलो हम अब कुछ देखते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्टिकल वाइज। जैसे कि सबसे पहला आर्टिकल, आर ह्यूमन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। जो भी सभी ह्यूमन हैं वो जन्म से आज़ाद और बराबर होते हैं, ये पहला आर्टिकल बोलता है। आर्टिकल 2, नो डिस्क्रिमिनेशन इन एंजॉयमेंट ऑफ, मतलब कि बिना भेदभाव के सबको राइट्स मिलने चाहिए। एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 3, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, जीवन, आज़ादी और सुरक्षा का अधिकार इसमें दिखाया गया है। ठीक है, इसको फ्रीडम ऑफ स्लेवरी और सर्विट्यूड, मतलब कि फ्रीडम स्लेवरी या
स्लेवरी से फ्रीडम या सर्विट्यूड से फ्रीडम, ठीक है ना, ये आर्टिकल 4 में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 5 फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर या क्रूड ट्रीटमेंट से फ्रीडम, ठीक है। आर्टिकल 6 ऐसी रिकॉग्नाइजेशन एज ए पर्सन बिफोर द लॉ, कानून के सामने पहचान का हक बताया गया है हमारे आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 7 राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, मतलब कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। इसके बाद आर्टिकल 8 राइट टू इफेक्टिव रेमेडी फॉर राइट्स, राइट्स अगर कभी किसी के राइट्स वायलेट किए जाते हैं, कुछ होता है वायलेशन, तो उस पर रेमेडी का हक सबको इक्वल मिलेगा। इसके बाद आर्टिकल 9 से फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट, मतलब कि बिना वजह किसी को गिरफ्तार या डिटेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये किसमें बोला गया? आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10 राइट टू ए फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाय इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल। उसके बाद आर्टिकल 11, ये कुछ आर्टिकल्स हैं, ये मैं ऐसे ही पढ़ूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा ऐसे पढ़ने लगे ना तो वीडियो बड़ी बन जाएगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, उनको याद रखना। और हम पहले देख लेते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 राइट टू सीक असलम फ्रॉम परसिक्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ये करा दूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं असलम क्या किसे बोलते हैं। वो होता है असलम इज़ अ लीगल प्रोटेक्शन granted to individuals who are forced to flee their home country due to persecution based on their race, religion, nationality, political opinion और membership in a particular social group। इसका मतलब होता है कि किसी भी इंसान को दूसरे देश में शरण लेना जब उसकी रेस, रिलीजन या पॉलिटिक्स की वजह से अपने देश में खतरा हो, जैसे कि वो बांग्लादेश की प्रेसिडेंट थी या प्राइम मिनिस्टर थी, वही एग्जाम्पल आप ले, ठीक है ना, वो दूसरे देश में चली गई थी फिर, ठीक है। बीइंग ग्रांटेड असलम मीन्स द पर्सन इज अलाउड टू स्टे सेफ इन अदर, मतलब कि जब किसी को असलम मिलता है तो उसका मतलब यह है कि वो दूसरी कंट्री में शरण ले सकता है और वहाँ पे सेफली रह सकता है। एंड कैनॉट बी, और उसको वापस उसी कंट्री में नहीं भेजा जा सकता जहाँ से वो आया हो, क्योंकि वहाँ पे उसको रिस्क होगा, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 15 राइट टू नेशनलिटी का हक। आर्टिकल 16 राइट टू मैरी एंड फाउंड फैमिली, शादी और परिवार बनाने का हक किसमें? आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 राइट टू ओन प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी का अधिकार। आर्टिकल 16 ऐसे शॉर्ट में याद रखो। आर्टिकल 17 प्रॉपर्टी का अधिकार। आर्टिकल 18 फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्सिस्टेंस एंड रिलीजन, सोच या धर्म या विचार, थॉट विचार उसकी आज़ादी रखना, ये आर्टिकल 18 में बताया गया। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19। अपनी आर्टिकल 20 राइट टू पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीसफुली असेंबल होना, ये किस में बताया गया? आर्टिकल 20। पीसफुल, हाँ आर्टिकल 20 राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट में भाग लेना, ये किस में बताया गया? आर्टिकल 21, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 राइट टू सोशल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर राइट्स, आर्टिकल 22, ठीक है। ऐसे ही कुछ आर्टिकल्स हैं, इनको भी नज़र लगा दो, हैं तो सारे इंपॉर्टेंट, आप एक बार नज़र लगा देना, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके एक बार को रीड आउट करने की, 2-4 बार रीड आउट करना, याद रह जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल कोवेनेंट्स 1996। सबसे पहले इसकी डेट याद रखनी है, इंटरनेशनल कोवेनेंट 1996, किससे अडॉप्टेड बाय UNGA ऑन 16 दिसंबर 1996, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं ICCPR, इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ICSR इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। UDHR प्लस ICCPR, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? ICESCR, मतलब कि इंटरनेशनल बिल ऑफ लॉज बोला जाता है इनको, यहाँ पे लिखा मुझे, हाँ लिखा हुआ है। दीज अलॉन्ग विद UDHR, ये दोनों
UDHR के साथ मिलके क्या बनाते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये बनाते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। कौन कौन? ICCPR और ICESR दोनों मिलके किसके साथ? UDHR के साथ क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। इसके बाद हम देखते हैं UN बॉडीज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। कुछ UN बॉडीज लिखते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। सबसे पहले UNCHR 1946 में इसको क्रिएट किया गया था, क्रिएटेड बाय ECOSOC एंड हैड 53 मेंबर्स एंड 3 ईयर टर्म। जो सबसे पहले UN बॉडी बनाई गई थी UNHCR, इसको क्रिएट किया था ECOSOC, और सबसे पहले जब इसको बनाया गया था तब इसके मेंबर्स 53 थे और टर्म सेम है 3 ईयर टर्म। उसके बाद जो बनाई गई है जो कि प्रेजेंट भी है UNHRC उसका नाम है। तो इसके जो आज मेंबर्स हैं वो 47 ही हैं और इसकी भी टर्म 3 ईयर्स है और कंसेक्यूटिव मैक्सिमम 2 बार आ सकती है। ये सेशन कब कब होता है इसका? मार्च, जून और सितंबर में। इंडियाज़ पोजीशन जो क्या है, अगर पूछा जाए इंडिया की पोजीशन इसमें क्या है, तो एक्टिव पार्टिसिपेंट, और रशिया को सस्पेंड किया गया है फ्रॉम UNHRC क्योंकि उसने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया था यूक्रेन के, जब उसने यूक्रेन पे हमला किया। ठीक है, किसको सस्पेंड किया अगर ये पूछा जाए तो रशिया को। इंडिया की पोजीशन पूछी जाए तो एक्टिव। इसके बाद हम देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1933 के तहत इसको बनाया गया है। जो इसके चेयरपर्सन है, करंट चेयरपर्सन जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम है। ठीक है, और कंपोजिशन अगर पूछा जाए कि कैसे मिल के बनती है, तो सबसे पहले एक चेयरपर्सन, रिटायर्ड CG, जो कि होगा चेयरपर्सन कौन होगा इसमें? रिटायर्ड CGI और सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, उसके बाद 5 फुल मेंबर्स होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट जज करंट या कोई रिटायर्ड, एक CG चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करंट या रिटायर्ड, 3 मेंबर्स विथ ह्यूमन राइट्स नॉलेज। 3 मेंबर ऐसे होंगे जिनको ह्यूमन राइट्स नॉलेज होगी, और 1 मस्ट बी वुमेन। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मस्ट बी वुमेन। इसके बाद 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जो कि चेयरपर्सन होंगे SCs, ST, BCs, वुमेन, माइनॉरिटीज, चिल्ड्रन राइट्स, डिसेबिलिटीज एंड कमीशंस। ठीक है, इनके। और अपॉइंट कैसे किए जाएंगे मेंबर्स को? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ 6 मेंबर कमेटी। और ये बिना वजह ऐसी अपॉइंट नहीं किया जाएंगे, अपॉइंट किया जाएगा बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर पूछा जाए नेशनल NHRC के मेंबर्स किसकी रिकमेंडेशन पे अपॉइंट कौन करता है इनको, तो प्रेसिडेंट करता है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, कहाँ पे गया ये, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ 6 मेंबर कमेटी। और वो 6 मेंबर कमेटी कौन होगी? सबसे पहले PM, जो कि इसके चेयरपर्सन होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चीफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ ओपोजिशन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। उसके बाद होम मिनिस्टर। ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप 1-2 बार वीडियो देखोगे या पढ़ोगे आपको खुद समझ आ जाएगा। और जो टेनर रहेगा इनका वो 3 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स, जो भी पहले आ जाए दोनों में से तब तक। रिमूवल बाय प्रेसिडेंट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। अगर किसी को रिमूव करना है तो वो बाय प्रेसिडेंट होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है NHRC के? स्ट्रेंथ ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाना सबसे पहले, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। कभी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है तो उसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेट करना। उसके बाद स्टेट एफर्ट्स को सपोर्ट करना। ठीक है, अब कुछ ये इसको भी देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहली जनरेशन सिविल एंड पॉलिटिकल जनरेशन, लाइफ, लिबर्टी, एक्सप्रेशन। जो फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड एक्सप्रेशन। सेकंड जनरेशन में इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग। ये भी याद रखनी है आपने। इसके बाद थर्ड जनरेशन में क्या आता है? कलेक्टिव राइट्स, पीस, डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट आता है। फोर्थ जनरेशन में डिजिटल राइट्स आते हैं, जैसे कि डाटा प्राइवेसी, इंटरनेट एक्सेस एक्सेट्रा। ठीक है, राइट टू इंटरनेट, डाटा प्राइवेसी। अगर पूछे पहली जनरेशन में
अगर पूछे राइट टू लाइफ कौन सी जनरेशन में आता है तो वो फर्स्ट जनरेशन में। ऐसे ही राइट टू एजुकेशन सेकंड जनरेशन में, ठीक है ना। सिमिलरली अपने बाकी दो भी याद रखनी है। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ कि ह्यूमन राइट्स एक्ट्स, कुछ ह्यूमन राइट्स एक्ट्स देख लेते हैं जो कि इंडिया में है की ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ये तो 2-3 बार आपने पढ़ी, याद या इसकी डेट भी याद रही होगी, जो कि NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, स्टेट ह्यूमन राइट्स काउंसिल और ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स। उसके बाद पोक्सो 2012, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, अभी पता होगा आपको कब आया था ये एक्ट, 2012 में। ये डेट याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था ये, फ्री एजुकेशन कंपलसरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक्ट आया था 2000, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 6 to 14 ईयर्स एज होनी चाहिए जिनको फ्री एजुकेशन मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ये कब आया, 2006। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, राइट्स टू फॉरेस्ट ट्राइबल और फॉरेस्ट डिवेलर्स के राइट्स। उसके बाद SC/ST अथॉरिटीज़ एक्ट, जो कि कैस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैस्ट बेस्ड ऑटोक्रेटीज, ठीक है। आप कुछ चैलेंजेस दे सकते हैं जो ह्यूमन राइट्स को आते हैं इंडिया में, क्या पता पूछ सकता है ये भी। पुलिस ब्रूटलिटी, कस्टोडियल डेथ्स, ये एक चैलेंज है। और अफसफा जो कि यहाँ पे JNK और नॉर्थ ईस्ट में है, वो भी एक चैलेंज है। मैन स्कैवेंजिंग, ये भी एक चैलेंज है। चाइल्ड अब्यूज़, बॉन्डर लेबल, ये भी एक चैलेंज है। ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक चैलेंज है। इंटरनेट शटडाउन, डिजिटल सर्विलेंस, ये भी एक चैलेंज है ह्यूमन राइट्स का इंडिया में। अब कुछ करंट अफेयर जो इससे बनते हैं वो देख सकते हैं। अगर पूछा जाए जस्टिस रमा सुब्रमण्यन वो कौन है, तो NHRC के करंट चेयरपर्सन है। NCB चेयरपर्सन विजय राहतकर, NCM चेयरपर्सन इकबाल सिंह लालपुरा। इसका 2024 की थीम क्या थी ह्यूमन राइट्स की, आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ, ठीक है। थीम 2025 की थीम क्या थी, होलोकॉस्ट रिमेंबर्स फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स। दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको दोनों याद रखनी है। रशिया को सस्पेंड किया पहले बता चुका हूँ। अब देखते हैं JNK स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स इश्यूज़। JNK में क्या इश्यूज़ आते हैं, सबसे पहले अफसफा, ये तो आप सबको पता ही होगा। उसके बाद टेररिज्म के कारण डिस्प्लेसमेंट या माइग्रेशन, ट्राइबल एंड फॉरेस्ट राइट्स वायलेशन, स्पेशल सेट्स रिवोक्ड इन 2019 में आर्टिकल 70 को रिपील होने के बाद ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स चेंज हुआ था, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। और नीड टू एक्टिव स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि इस टाइम इनएक्टिव है, इसे दोबारा एक्टिव करने की मांग चल रही है, ज़रूरत है। ये भी एक इशू है, ठीक है ना। ऐसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अब देख लो खुद ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है ना। ऐसी वे फॉरवर्ड फ्यूचर प्लानिंग क्या है ह्यूमन राइट्स को देख के, इस पर भी थोड़ी सी नज़र लगा लो। बाकी अगर वीडियो नेक्स्ट वीडियो में MCQs आएंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है।